बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में आप लोग को वेलकम। आज के कोर्स में हम देखेंगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 29, 30 एंड 31। 3 लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। सो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 29 जो हमारे पास है, फाइल हैंडलिंग टिप्स फॉर जावा एंड C++। तो देखिए, हेडिंग से हमें पता चल रहा है कि फ़ाइल को हैंडल करने के हमें कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं कि आपने जब जावा या C++ में फ़ाइल हैंडल करनी है तो कैसे हैंडल करनी है, आपने इन टिप्स को यूज़ करना है। अगर तो हम इन टिप्स को यूज़ करेंगे तो यानी इन रूल्स को अप्लाई करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो हमारे लिए क्या होगा, प्रोग्राम को यूज़ करना ईजी हो जाएगा। हमें काफ़ी जो है वो मुश्किलात के सामने से बचना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इनके टिप्स को नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। सो इन्होंने कुछ टिप्स बताई हैं जो आई थिंक 4 हैं या 5 हैं, जिनको आगे लेक्चर तक डिस्कस किया गया है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर 5-6 बताई गई हैं खास, जिनको हमने ऐड करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि C++ जो है आपके पास, वो हेडर फाइल शुड हैव द एक्सटेंशन .h की। C++ में आप जब काम कर रहे हो तो उसको सबसे पहले आपने एक्सटेंशन कौन सी देनी है, .h की एक्सटेंशन देनी है, यानी हेडर फाइल्स आपने ऐड करनी है। उसके अलावा आपने यानी एक्सटेंशन कौन सी देनी है, C की देनी है या .c की, C++ की या C या CPP की। यानी ये वो सारे C++ में एक्सेप्ट हो सकते हैं, जितनी भी यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। ये सारी एक्सटेंशन आपने जो ऊपर ऐड करनी है टॉप में, तो आपने क्या करना है, इनमें से कोई एक जो है वो मस्ट ऐड करनी है। जैसे माई क्लास .C++ एक्सटेंशन ऐड की, साथ माई क्लास .h यानी हेडर फाइल को ऐड किया। तो ये सबसे पहला काम आपने करना है, जो हम करते आ रहे हैं। जो हम C में प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं, हेडर फाइल्स को ही ऐड करते हैं। और उसके बाद उन्होंने सेकंड पॉइंट बताया कि क्लासेस शुड बी डिक्लेयर द इंडिविजुअल हेडर फाइल्स विद द फाइल नेम, कि क्लासेस को आपने हेडर में फाइल में अलग से लेकर जाना होगा। यानी तमाम जितनी भी आपकी डेफिनेशन है उनका सोर्स फाइल में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये टॉपिक बताया। दूसरा पॉइंट ये था हमारे पास। और थर्ड वन क्या है, देखें, आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करने। स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं, लाइक टैब हो गया, पेज ब्रेक हो गया, इनसे आपने बचना है। इनको अपने प्रोग्राम के अंदर नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये कैरेक्टर क्या कर सकते हैं, आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। किस में पैदा कर सकते हैं, आपके एडिटर में, आपके प्रिंटर में, यानी बाकी इन तमाम चीज़ों में आपके लिए ये प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। इसलिए आपको इनसे बचना होगा, यानी स्पेशल कैरेक्टर से आपको बचना होगा। सो ये वो स्पेशल टिप्स हैं जिन जो आप C++ या जावा में आप लोग इसको यूज़ करते हो, तो उसमें आपने इन कैरेक्टर से जो है वो बचना है। और क्यों बचना है वो भी आपको बता दिया गया कि आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं, आपके एडिटर में, आपके प्रिंटर वगैरह में आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट 5 वन है, इम्प्लीमेंशन ऑफ स्पिल्ट लाइन मस्ट बी अवॉइडेड। स्पिल्ट लाइन से अवॉइड करना है, इसकी इम्प्लीमेंशन नहीं होनी चाहिए। लगी इस प्रोग्राम में आपको दिखा दिया गया कि A+B+C। ये स्पिल्ट लाइन कब अक्कर होती है, जब आपका कालम जो है वो 80 से क्रॉस कर जाए तो आपके पास क्या हो जाता है, स्पिल्ट लाइन जो है वो अक्कर हो जाती है। सो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है कि आपकी ये अक्कर ना हो। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंक्लूड फाइल एंड इंक्लूड स्टेटमेंट फॉर जावा एंड C++। अब आपने क्या करना है, इंक्लूड फाइल्स एंड इंक्लूड स्टेटमेंट को जावा एंड C++ में कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने बताया कि हेडर फाइल में आपने क्या करने हैं, अपने कंस्ट्रक्टर जो है वो आपके शामिल होने चाहिए, जो क्या करेंगे, जो आपके इंक्लूएंट को रोक सकेंगे। सो हेडर फाइल्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेडर फाइल्स मस्ट इंक्लूड अ कंस्ट्रक्शन आपने इंक्लूड करनी है दैट प्रिवेंट्स मल्टीपल इंक्लूएंट, जो क्या करती है, मल्टीपल इंक्लूएंट को जो है वो रोकती है। अब ये जो आपके पास कंस्ट्रक्शन है, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये आपके जो है वो टॉप फाइल में मौजूद होते हैं। इन्होंने बताया भी है यहाँ पे कि ऑल अपर केस कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडल नेम, द फाइल नेम एंड द सफिक्स। ये आपके पास मॉडल नेम एंड फाइल नेम आपके पास आगे हैं, और तमाम क्या है, अपर केस हैं। ठीक है, सो इस चीज़ को देखना है आपने। फिर उसके बाद है क्लासेस एंड इंटरफेस। यहाँ पर क्लासेस और इंटरफेस की डेफिनेशन नहीं बताई गई, यहाँ पे ये बताया गया है, क्योंकि हम क्लासेस और इंटरफेस पहले से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, जस्ट आपको बताया कि क्लासेस और इंटरफेस की जो है वो आपने सीक्वेंस कैसे रखना है, यानी तरतीब कैसे रखनी है, आपने कैसे इसको रखना है। तो आपने सबसे पहले क्लासेस इंटरफेस की डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसके बाद स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आपने बताना होगा कि क्लास पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, यानी या फिर प्राइवेट है, फिर इंस्टेंट वेरिएबल, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्टर और मेथड्स। यानी ये वो 6 स्टेप है, यानी ये वो 6 सीक्वेंस है कि जो डेफिनेशन में नहीं आ रही, बल्कि एक सीक्वेंस है। ठीक है, अगर बेसिकली देखा जाए तो क्लास की भी डेफिनेशन है, इंटरफेस की भी कर चुकी, जो आप पहले कर चुके पहले लेक्चर्स में। सो यहाँ पर जस्ट यही डिस्कस है, तो हमने यही देखा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है स्टेटमेंट इन जावा एंड C++।
अब देखें स्टेटमेंट जो है वो जावा और सी प्लस प्लस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने 5 टाइप्स देखनी है, एक टाइप्स देखने हैं, एक वेरिएबल्स, फिर लूप स्ट्रक्चर देखना है, कंडीशन देखना है, मैस्कुलिनियस। यानी ये वो 5 स्टेप हमने देखने हैं जिनको हम बारी बारी एंड तक लेक्चर में करेंगे, इसी लेक्चर के एंड तक। सबसे पहले आपके पास टाइप है कि आपकी टाइप जो है वो क्या होनी चाहिए। टाइप कन्वर्जन मस्ट बी ऑलवेज डन एक्सप्लिसिटी के, आपकी जो टाइप है वो क्या होनी चाहिए, वो वाज़िया तौर पर आपके पास लिखी होनी चाहिए। नेवर रिले ऑन इम्प्लिसिटी टाइप कन्वर्जन, आपने एक्सप्लिसिट टाइप वेरिएंट पर जो है वो ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। सो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड है कि आपने क्या करना है, टाइप्स दैट आर लोकल टू वन फाइल ओनली कैन बी डिक्लेयर इनसाइड द फाइल, फाइल के इनसाइड इनको डिक्लेयर करना है। पार्ट ऑफ जो आपकी क्लास का पार्ट है वो पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है या फिर प्राइवेट है, ये मस्ट आपने बताना है। तो ये वो 3 बेसिक स्टेप हैं जो आपको आने चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि आपकी टाइप जो है वो वाज़िया तौर पर आपको होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने वो बतानी है कि आपकी क्लास जो है वो कहाँ है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है या फिर प्राइवेट है। फिर उसके बाद आपके पास वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो वेरिएबल्स का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स को क्या करना है आपने, वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज वेयर दे आर डिक्लेयर्ड एंड दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन द स्मॉलेस्ट स्कोप पॉसिबल। तो देखो वेरिएबल को शुरू किया जा रहा, जब आप शुरू करते हैं तो इसको क्या करते हैं, जहाँ से आप शुरू करते हैं तो वहाँ पर इसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। वेरिएबल के कभी भी आपके डुअल मीनिंग नहीं हो सकते, यानी उसको डुअल मीनिंग में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद बताया कि क्लास वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर पब्लिक, आपको क्लास वेरिएबल को हमेशा क्या रखना होगा, पब्लिक रखना होगा। तो ये वो 3 छोटे छोटे स्टेप है जिनको आपने माइंड में रखना है। फिर उन्होंने बताया कि रिलेटेड वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप कैन बी डिक्लेयर इन कोमा स्टेटमेंट, के सेम टाइप के वेरिएबल्स होंगे तो उनको क्या करेंगे आप, सेपरेट किससे करेंगे, कोमा से करेंगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आप इसको देख भी सकते हैं। सो ये वो काम है कि आपने क्या करना है जिनको आपने माइंड में रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ग्लोबल वेरिएबल्स को आपने यूज़ नहीं करना अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। हम टिप्स देख रहे हैं ना सारे बारी बारी, तो उनको आपने नहीं करना यूज़। फिर उसके बाद है इम्प्लिसिट टेस्ट ऑफ जीरो शुड नॉट बी यूज, जीरो को आपने एज अ बुलियन वेरिएबल जो है वो कभी भी यूज़ नहीं करना। सो नेक्स्ट हमारे पास है लूप स्ट्रक्चर। अब लूप स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या करना है, इसमें जो है वो किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। सबसे पहले तो आपने लूप की स्टेटमेंट जो है वो फॉर जो है वो स्टार्ट की, इसमें आपने ये देखना है कि आपका जो लूप है वो क्या होना चाहिए, आपके लूप वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज होने चाहिए लूप के बाद, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जांपल में देख लें कि लूप वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज इमीडिएटली बिफोर द लूप, लूप के बाद आपके वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज होने चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपने द यूज़ ऑफ डू वाइल लूप शुड बी अवॉइडेड, आपने डू वाइल लूप से भी बचना है, उसको भी यूज़ नहीं करना। यूज़ ऑफ ब्रेक इन कंटिन्यू इन लूप शुड बी अवॉइडेड, आपने कंटिन्यू और ब्रेक वाले स्टेटमेंट इन लूप से भी आपने बचना है, अवॉइड करना है। द फॉर्म ऑफ दिस यानी डबल वो है, आप सेमी कॉलन कह सकते हैं, शुड बी यूज फॉर एम्प्टी लूप्स, कि एम्प्टी लूप के लिए आपने क्या यूज़ करना है, इस चीज़ को आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको आपने माइंड में रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंडीशनल। कंडीशनल क्या है हमारे पास, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, इनसे हमने इनमें किन किन चीज़ों का हम किन किन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है और किन किन चीज़ों को ऐड करना है। जैसे हमें लूप स्ट्रक्चर में बताया कि आपने इन चीज़ों से बचना है, सो हमने वहीं पर बचना है। तो आपने क्या करना है कि आपने कम्प्लेक्स कंडीशन से जो है वो बचना है। यहाँ पर सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि कम्प्लेक्स कंडीशन को ऐड नहीं करना, उससे आपने जितनी भी कम्प्लेक्स होगी इतना ही आपका काम जो है वो मुश्किल होगा। सो कम्प्लेक्स की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो कम्प्लेक्स कंडीशन की जगह यानी आप उसकी जगह टेम्प्रेरी बुलियन जो है वो वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसकी जगह। तो यहाँ पर एक कम्प्लेक्स दिखाई गई और उसको रिप्लेस जब किया गया बुलियन के अंदर, तो आप बताया गया कि इस तरह से नहीं यूज़ करनी बल्कि आपने इस तरह से यूज़ करनी है, ठीक। सो उसके बाद आपने है नॉमिनल केस जो आपके पास होते हैं शुड बी पुट इन इफ पार्ट, आपको नॉमिनल केस को सबको इफ पार्ट में रखना होगा और एक्सेप्शन को कहाँ होगा, इफ का जो हिस्सा एल्स है उसमें आपने रखना होगा, ठीक है। नॉमिनल पार्ट को आपने इफ में रखना होगा और इफ का जो एल्स पार्ट है उसके अंदर आपने किसको रखना होगा, एक्सेप्शन वगैरह को। और उसके बाद है द कंडीशन शुड बी पुट ऑन सेपरेट लाइन, कंडीशन को आपने सेपरेट लाइन में रखना है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट कंडीशन में जो आपके पास एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट है उन सब से आपने बचना है। सो ये वो टिप्स हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है। मैस्कुलिनियस क्या है, द यूज़ ऑफ मैजिक नंबर इन कोड शुड बी अवॉइडेड, कि आपने मैजिक नंबर को जो है वो उससे अवॉइड करना है। अब मैजिक नंबर कौन से हैं वो हम आप आगे देखेंगे, इसका एक स्पेसिफिक टॉपिक आया हुआ है इसी लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैजिक नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप देख लेंगे कि कौन से हैं। यानी वो नंबर 0 1 2 3 सारे आ रहे हैं लेकिन वहाँ थोड़ा डिटेल से बताया हुआ, उससे आपने बचना है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट शुड ऑलवेज बी रिटन विद डेसिमल पॉइंट एट लीस्ट 1 डेसिमल। तो देखिए फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट शुड ऑलवेज बी रिटन, आपने लिखनी है किसमें, डेसिमल पॉइंट में एटलीस्ट 1, लाइक 0.0, फिर उसके बाद 0.30, ठीक है। इसको आपने इस तरह से नहीं लिखना, ये जो आपके पास नेक्स्ट दिया हुआ है इस तरह से आपने लिखना, बताने का मकसद ये है कि इस तरह से आपने लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना।
फिर आपके पास नेक्स्ट आ रहा है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट शुड ऑलवेज बी रिटन विद डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। जो आपके पास कांस्टेंट है यानी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वो कहाँ होना चाहिए, उसको डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट के बाद अगला डिजिट रखना है, यानी पॉइंट के पहले भी डिजिट हो बाद में भी लिखो, यानी इस तरह से हो ना कि इस तरह से हो, ये आपका गलत कंसीडर किया जाएगा। सो आपने इस चीज़ पे आपने गौर करना है। फिर उसके बाद बताया है फंक्शन इन सी प्लस प्लस मस्ट ऑलवेज हैव द रिटर्न वैल्यू एक्सप्लिसिटली लिस्टेड के फंक्शन जो भी हम सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं उसकी क्या होती है, एक रिटर्न वैल्यू होती है। सो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर स्टार्ट होता है, लेक्चर नंबर 30। अच्छा, लेक्चर नंबर जो हमारे पास 29 था उसमें बेसिक चीज़ें थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। सो उसको डीपली आप लोग स्टडी कीजिएगा। मैंने उससे जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हाईलाइट किए हैं, दिखा दिए हैं। अब हम देखते हैं लेक्चर नंबर 30, ले आउट इन कमेंट इन जावा सी प्लस प्लस। तो देखिए कमेंट क्या होता है हमारे पास, हमें प्रोग्राम के अंदर जब कोई चीज़ अपनी ज़रूरत के लिए या अपने फ़ायदे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हमें ये चीज़ याद रहेगी, तो हम वहाँ क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि ये चीज़ हमें बाद में याद रहेगी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि कमेंट में आपने शुड बी रिटन इन इंग्लिश, की कमेंट आपका हमेशा जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि आप सिंगल लाइन और डबल मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करते हो, उसको आपने कैसे यूज़ करना है, सिंगल लाइन के लिए क्या यूज़ करना है और मल्टी लाइन के लिए आपने क्या यूज़ करना है। याद रखना कि जावा के अंदर आप क्या कर सकते हो, नॉट सपोर्टेड जावा एंड सी प्लस मल्टी लाइन कमेंट को सपोर्ट नहीं करते, यानी इसकी हेल्प से, ये जो सिंगल लाइन कमेंट है इसकी हेल्प से आप जो है वो मल्टी लाइन कमेंट को नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसके जब आप मल्टी लाइन कमेंट करना होगा तो आपने किस तरह से ये वाला सिंबल यूज़ करना होगा, ठीक है। इस तरह से लाइन लगाकर साथ ये जो स्टेरिक सिंबल है इसको आपने यूज़ करना होगा। सो मल्टी लाइन कमेंट एंड सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपने ये चीज़ यूज़ करनी होगी। सो यहाँ पर देखने और समझने की चीज़ यही है कि कमेंट्स क्या है और कमेंट्स को हमने कैसे यूज़ करना, कितनी टाइप्स की कमेंट्स हैं, बस यहाँ पर आप लोगों ने ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन एंड लेआउट, आपका बेसिक इंटेंशन हमेशा 0 होना चाहिए। फिर नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, तो देखिए एक्सप्रेशन जो है वो शुड बी रिटन एज इफ दे आर रिटन एंड कमेंट्स आर ब्रोकन आउट अलॉड। एक्सप्रेशन जितनी भी है शुड बी रिटन होनी चाहिए, किसमें, कमेंट्स में होनी चाहिए, आम अल्फाज में आपने जो है वो एक्सप्रेशन अपनी लिखनी है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, इसको आम लैंग्वेज में आप कह सकते हैं यूज़ करना है, क्योंकि जहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन में निगेशंस हो, सिंबल्स हो, तो आप क्या करते हैं उसको आपके लिए मुश्किल होता है समझना, उसको देखना आपके लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट जो है वो स्टेटमेंट आपको दी हुई भी है एग्जाम्पल के तौर पर, जहाँ पर हमारे पास निगेशन वगैरह यूज़ किए हुए, जहाँ पर इनको रिमूव किया गया। तो इन्होंने बताया कि हमने इन चीज़ों को रिमूव किया तो आपके लिए जो है वो कोड जो है वो मोर सिंपल हो गया, नेचुरल फॉर्म में आपके पास सामने आ गया। सो इन दोनों पे फोकस करना है, देखना है जस्ट। फिर उसके बाद है पैरेंथेसिस रिमूव टू एम्बेजिटी। अच्छा, पैरेंथेसिस किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जब देखिए आपके पास एक बहुत कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो आपको उसकी जब समझ नहीं आ रही होती तो आप इसको क्या करते हैं, आप उस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो डिवाइड करते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं आप कह सकते हैं। फिर आप उन छोटे छोटे हिस्सों पे या उन पार्ट्स पे या उन छोटे छोटे एलिमेंट्स पे काम करते हैं, फिर आपका जाके जो वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सेम इसी तरह इन्होंने बताया कि जब आपके पास एक लेंथी स्टेटमेंट आ जाए या ऐसा डिफिकल्ट चीज़ आ जाए जिसको आप क्या करना है, आप उसको पैरेंथेसिस की वजह से की मदद से आपने क्या करना है, उनको अलग अलग करना है, ठीक है। फिर जब आप उसको अलग अलग करोगे तो फिर क्या करोगे, फिर उसकी हेल्प से आपने छोटे छोटे अपने जो है वो टास्क करने हैं, फिर आपका एक जो है लार्ज कम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है वो क्या होगा, वो इजीली सॉल्व हो सकेगा। तो यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट दी है आपके पास, इफ एक्स एंड मास्क इक्वल हैबिट्स। तो ये जो इक्वल है ये क्या है आपके पास, ये इन्होंने बताया कि ये हायर प्रेसिडेंस है एंड ऑपरेटर से जो है वो, ये एंड ऑपरेटर आपका यूज़ हुआ है और ये जो है वो हायर प्रेसिडेंस है एंड से। तो इसको क्या करना है, इस चीज़ को आपने ब्रैकेट में करना है, इस हायर को साइड पर रखना है, पहले सॉल्व आपने हाई को करना है, देन इसे जब आप ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए नेक्स्ट में उन्होंने एग्जाम्पल में बताया भी है कि जब ब्रैकेट लगाए तो आपके पास क्या हो गया कि अब आपका प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा वाइंड अप हो गया, यानी थोड़ा क्लोज हो गया और अब आप इसको समझने की कोशिश कर सकेंगे पहले से ज़्यादा। तो अब आपने कौन सा स्टेप पहले करना है, फिर सेकंड कौन सा करना है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें ब्रेकअप कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, आपने ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप मीन्स कि तोड़ देना है कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को। एक मुश्किल एक एक्सप्रेशन है जिसको आपने तोड़ के, यानी छोटे छोटे हिस्सों में वही बात सेम रिपीट हो रही है कि आपने क्या करना है, छोटे छोटे स्टेटमेंट आपने बनानी है, या आप कह सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स या आप छोटे छोटे पार्ट्स आप इसको बनाएंगे। फिर आप उसके बाद क्या होगा कि आपका जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है आप उसको जब ब्रेक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है वो ईजिली स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं कि कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल स्टेटमेंट, के उसको क्या होना चाहिए, बहुत से हिस्सों में तोड़ दें आप अपने जो में आपके पास कम्प्लेक्स स्टेटमेंट है या एक्सप्रेशन है उसको तोड़ेंगे। तो आप जब उसको छोटे छोटे हिस्सों में रखेंगे तो आपको क्या होगा, आप काम को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट नहीं होगा। सो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल आपको सामने स्टेटमेंट रखी भी है और उसको जब उसको देखें यहाँ पर एक साथ सारा लिखा गया, लेकिन उन्होंने फिर लॉजिक यूज़ करके कि कौन से ऑपरेटर को पहले करना है, कौन से को प्रेसिडेंस हाई है और कौन सा लो है। सो इस सीक्वेंस से इन्होंने यहाँ पर इसको देखें
तरतीब दी है इफ़ और एल्स में, तो आपका प्रोग्राम कितना ज़्यादा सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड हो गया है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन एग्जाम के लिहाज से, सो इसलिए मैं इसको जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रही हूँ, बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर है शॉर्टकट्स इन क्रिप्टिक कोड। अब शॉर्टकट एनक्रिप्टेड कोड कौन सा कंसेप्ट होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रोग्रामर जो होते हैं वो अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे लॉजिक यूज़ करते हैं जिसको वो जो है वो आम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लाइक वो अपनी लैंग्वेज में। ज़ाहिर है प्रोग्रामर तो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो फिर वो ऐसे लॉजिक यूज़ करते हैं या ऐसा वर्ड यूज़ कर देते हैं जिसका हमें समझ नहीं आती, लाइक हम उसको क्रिप्टिक कोड कह सकते हैं कि फिर उसे उसकी हमें समझ नहीं आती, हम आम प्रोग्रामर्स को समझ नहीं आती कि ये किस लिए यूज़ हुआ, ये किस लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ कि डेली लाइफ से अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम मैसेजेस को जब फ़ोन में मैसेज टाइप कर रहे होते हैं तो हम मैसेज के लिए MSG जस्ट वर्ड लिखते हैं। इसका मतलब हमने बहुत शॉर्टकट इसको लिखा है MSG। हो सकता है अगला बंदा इस MSG को ना समझ सके, फिर हमारा कहने का मकसद तो मैसेज होता है ना, तो हम फुल स्पेलिंग की जगह हम क्या कर देते हैं, हम MSG लिख देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, या हमारे पास कोई और ऐसा वर्ड जैसे प्लीज़ हो गया, PLES के लिए हम जस्ट क्या लिखते हैं, PL और Z लिख देते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ऐड प्रोग्राम के अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों को डिफ़िकल्ट कर देती हैं, अगला बंदा समझने में इसके लिए मुश्किल हो सकती है। सो इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना है, इनको हमने ऐड नहीं करना अपने प्रोग्राम के अंदर। सो उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यही चीज़ बताई गई है कि आपने इसको यूज़ नहीं करना। लाइक इन्होंने यहाँ पर आपको बताया भी है कि दिस वन इज़ अ क्रिप्टिक कोड के एक्स स्टैरिक इक्वल है A, तो यहाँ पर फुल जो है वो बताया नहीं गया, यानी एक लिटिल सा आपके लिए क्रिप्टिक यहाँ केस रख दिया गया। सो इसके बाद A में जब उन्होंने प्लस ऐड करके आपको बताया तो अब आप क्या हो गया, आप स्टेटमेंट को समझ गए हैं कि भाई वो अगला बंदा या जो है वो प्रोग्रामर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। सो यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस है। सो ये लेक्चर हमारा यहीं तक इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मीन्स कि आपने इसको यहाँ तक रीड करना है, बाकी यहाँ से और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए उठा के दे दें। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 31 जिसमें हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इस पे आपने और करना है। तो देखिए स्विच स्टेटमेंट क्या होती है कि जो आपका केस है, जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर आप केस यूज़ करके उसको आपने हमेशा ब्रेक करना है, यानी हर केस के बाद आपने ब्रेक लगाना होगा। अगर आप इस ब्रेक को यूज़ नहीं करेंगे तो आपके लिए कोड क्या हो जाएगा, थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, आप उसकी सीक्वेंस मुश्किल हो जाएगी। सो हम इसको स्टडी करके भी देख लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट में क्या है कि द स्विच स्टेटमेंट केस शुड ऑलवेज बी विद अ ब्रेक, सॉरी, कि स्विच स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, उसके केस, उसमें जितने केसेस यूज़ होंगे स्विच स्टेटमेंट का तो आपको पता होगा ना, उसमें हम केस यूज़ करते हैं, एक केस यूज़ करते हैं फिर ब्रेक करते हैं, फिर दूसरा केस यूज़ करते हैं फिर ब्रेक करते हैं। तो कहते हैं इस चीज़ों को आपने यूज़ करना है, क्योंकि ये आपके जो है वो आपके कोड में जो है वो आपकी मुश्किलात को ख़त्म कर सकते हैं, आप कह सकते हैं उनको, आपको जितनी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जितने ट्रबल्स आ रहे हैं उनको ये रिमूव करेंगे। सो देखिए इन्होंने आपको बताया कि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ करेंगे हर कोड, तो आपका कोड क्या हो जाएगा, आपका ट्रिकी कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो है हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक को नहीं यूज़ किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में उन्होंने बताया कि हमने जो है इस कोड को क्रिप्टिक एंड डिफिकल्ट था, वो कोड आपके पास क्रिप्टिक एंड डिफिकल्ट था उसको पढ़ना समझना, तो उन्होंने क्या किया कि आपके लिए उसको ठीक कर दिया, उसी कोड को सेम उठाकर उसमें केस जो है वो ब्रेक की ऐड करना शुरू कर दी। सो जब आप केस जो ब्रेक को ऐड करेंगे तो आपको आप देखें हर चीज़ की स्पेसिफिक जो है अलग अलग से समझ आना शुरू हो जाएगी। सो इस चीज़ को आपने देखना है। सेकंड कोड भी इसी तरह से दिया हुआ है कि उसमें से भी क्रिप्टिक कोड को हटा दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है मैजिक नंबर। अच्छा ये वो टॉपिक है जो हम पीछे हम डिस्कस किया था, हमने कहा था कि हम इसको आगे देखेंगे। मैजिक नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, तो देखें यहाँ पर आपने कौन सी चीज़ देखनी है, ये यहाँ पर आप देखें इसके आपके इसे यहाँ इस जगह पे देखें इस पैराग्राफ के अंदर कि एनी नंबर इवन 0 और 1, कोई भी नंबर इवन के 0 और 1 है जो आपके कोड के अंदर यूज़ हुआ है उसको आप क्या बोलेंगे, जो है वो लॉजिक नंबर, सॉरी मैजिक नंबर आप इसको बोलेंगे, ठीक है। तो कोड के अंदर आपका कोई भी ऐसा नंबर जो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो सारे जो हैं वो क्या है आपके पास लॉजिक नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कैन यू टेल बाय रीडिंग द कोड व्हाट इज मीन बाय नंबर 20 27 21 23, खुद ही क्वेश्चन किया गया कि आपने इस कोड को रीड करके देखें यहाँ पर जो नंबर यूज़ हुए हैं 20 21 22, इन सारे नंबर्स का क्या नंबर है, दीज आर कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, मीन समथिंग कैन डू नॉट गिव एन इंडिकेशन ऑफ देयर इंपॉर्टेंस और डेरिवेशन। सो उन्होंने बताया कि आपने जो नंबर यूज़ किए हैं कॉन्स्टेंट है सारे, और ये क्या है, ये आपके मैजिक नंबर हैं। फिर उन्होंने ये भी साथ बताया कि प्रोग्राम के अंदर आप जब भी इस तरह मिड में जो है वो कोई नंबर यूज़ करते हो, ठीक है, वो आपके मैजिक नंबर्स कहलाते हैं। सो ये मैजिक नंबर का कंसेप्ट है। यहाँ पर जस्ट आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मैजिक नंबर क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है यूज़ और अब्यूज़ ऑफ ज़ीरो, यूज़ ऑफ ज़ीरो को इस्तेमाल करना। अच्छा याद रखना कि यूज़ ऑफ ज़ीरो जो है वो एक
मतलब आप जो है वो ज़ीरो का भी आपके पास ख़ास एक प्रोसीजर होता है कि आपने इसको किस तरह से इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। यानी सी और जावा के अंदर आप जगह जगह इसको नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। ये आपके लिए काम को जो है वो डिफ़िकल्ट बना सकता है। द नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ मोस्ट अब्यूज्ड नंबर है आपके पास प्रोग्राम कहाँ सी और सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो एक अब्यूज़ नंबर है। सो इसको यूज़ करते हुए भी आपको केयरफुल लेना है कि कहाँ आपने इसको यूज़ करना है और कहाँ ये यूज़ होता है और या कहाँ नहीं यूज़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। होप सो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। जो मेरा मकसद आप लोग को मेन पॉइंट मेन टॉपिक्स आपके माइंड में रखना था। सो आपका यहाँ पर ये जो है लेक्चर कंप्लीट होता है। आपका नेक्स्ट आता है लेक्चर नंबर 32 से। सो इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे, अगले 3 लेक्चर एक साथ देखेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।